तो बच्चों, मैं ये जानना चाहता था कि आप सब लोगों में से किस किस को चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता है। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी किस किस ने सुनी है? मुझे लगता है कई सारे बच्चे जो 6-7 क्लास में हैं या इससे ऊपर की क्लास में हैं, उन्होंने दूरदर्शन पर भी देखा होगा और किसी और भी चैनल पर चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी देखी जरूर होगी। और जब भी हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य का नाम लेते हैं तो इनके साथ साथ में इनके गुरु का नाम आता है। और वो कौन थे? वो थे चाणक्य। तो आज मैं चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी, इनके जीवन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि उस समय यूनानी सम्राट सिकंदर, जिसे कि अलेक्जेंडर भी बोलते हैं, अपनी विजय पताका फहरा करके भारत से लौट चुका था। सिंध, पंजाब तथा सीमा प्रदेश का शासन उसने अपने यूनानी अधिकारियों के हाथ में दे रखा था। विदेशी अधिकारियों का शासन बड़ा अत्याचार वाला होता था। वो बहुत टॉर्चर करते थे भारत के लोगों को। तो उस समय में यहाँ के जो नागरिक, यहाँ की जो प्रजा थी, वो अत्यंत दुखी और असंतुष्ट थी। दे वेर वेरी अनहैप्पी एंड अनसेटिस्फाइड। सिकंदर के आक्रमण का विरोध करने में भारतवासी सफल भले ही ना हो सके थे, लेकिन अब उनके मन में अपने देश को स्वतंत्र कराने की इच्छा बराबर बनी रहती थी। तो ऐसा नहीं है बच्चों कि अंग्रेज़ों के शासन करने से पहले, अंग्रेज़ों की गुलामी से पहले भारत कभी गुलाम नहीं हुआ। भारत पर चंगेज़ खां, सिकंदर, है ना, मोहम्मद गोरी, इब्राहिम लोदी, इस तरह के काफ़ी सारे लोगों ने समय समय पर अटैक किया था। जब भी उन्हें जितना मौका मिला उन्होंने भारत को लूटा खसोटा और इसके ऊपर में राज किया है। तो सोचो उस समय में भारत के लोगों की दशा कैसी रहती होगी। तो सिकंदर के अधिकारियों से, सिकंदर के शासन से फ्री करने का लोगों के मन में इच्छा बराबर रहती थी। यूनानी अधिकारियों के अत्याचार से विरोध की ये आग और भी भड़क उठी। अब उनको ज़रूरत थी एक ऐसे नायक की, एक ऐसे हीरो की जो इन्हें दिशा निर्देश दे सके, इन्हें समझा सके, उनका पथ प्रदर्शक बन सके। तो संयोगवश उसी समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैसे साहसी और महत्वाकांक्षी, साहसी को क्या बोलेंगे? डेयरिंग, और महत्वाकांक्षी को क्या बोलेंगे? एम्बिशियस। तो ऐसे एक युवक का नेतृत्व भारत के लोगों को मिल गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत भूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वालों को संगठित करने का एक सेना का निर्माण किया। क्या किया उसने? एक छोटी सी आर्मी बनाई, है ना, और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको लीड किया। सेना की सहायता ने चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत की भूमि से बाहर निकाल दिया और अपनी राज सत्ता स्थापित की। यहाँ पर ये मेंशन नहीं है, लेकिन मैं जब अलग से चाणक्य की कहानी बताऊंगा तब भी बताऊंगा। और ये भूलना नहीं है कि चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त के गुरु थे चाणक्य। चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त को पहचाना, उन्हें आम लोगों की भीड़ से अलग किया और उसके अंदर के गुणों को उन्होंने वैसे ही पॉलिश करने का काम किया जैसे कि कोई जौहरी हीरे के साथ करता है, हीरे की पहचान करता है और उसकी चमक बढ़ाता है। तो चंद्रगुप्त ने भारत से यूनानी लोगों को बाहर निकाल दिया। सिकंदर के जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ राज कर रहे थे, लीड कर रहे थे, उन्हें बाहर निकाल दिया और अपनी राज सत्ता स्थापित की। इस विजय से चंद्रगुप्त मौर्य में विश्वास और उत्साह का जन्म हुआ। अब उसने क्या किया कि अब उसने एक बहुत बड़ी आर्मी, एक बड़ी विशाल सेना संगठित की और मगध साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। मगध साम्राज्य का राजा था उस समय घनानंद, है ना। तो इस लड़ाई में चंद्रगुप्त मौर्य को विजय प्राप्त हुई और मगध का शासक नंदराज घनानंद युद्ध में मारा गया। और इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र के सिंहासन पर भी अपनी गद्दी जमाई, वहां पर आकर के वो बैठे, है ना। तो मगध साम्राज्य उस समय में बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के बाद यह अनुभव किया कि पूरे देश को, संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधने के लिए दक्षिण भारत, साउथ इंडिया पर भी विजय प्राप्त करना आवश्यक है। कहने का मतलब है कि भाई जिन लोगों का राज उत्तर में हो उन्हीं का राज दक्षिण में हो, सब एक राजा के अधीन हो, एक व्यवस्था में चले, तभी तो देश में एकता की बात होगी।
तो धीरे धीरे बंगाल तथा मालवा आदि पर चंद्रगुप्त ने अपना अधिकार कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम संघर्ष सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस के साथ हुआ है। यूनानी और भारतीय सेना में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें भी आगे चल करके चंद्रगुप्त की ही विजय हुई। और अपनी पराजय मान करके सेल्यूकस ने क्या किया, उसने चंद्रगुप्त के साथ में कॉम्प्रोमाइज किया, एक ट्रीटी साइन किया, संधि कर लिया। और इस संधि को मजबूत बनाने के लिए क्या किया सेल्यूकस ने, उसने ऑफर किया चंद्रगुप्त मौर्य से कि मैं अपनी बेटी की शादी आपसे करना चाहता हूं, ताकि एक इस तरह का रिलेशनशिप भी डेवलप हो जाए। और मेगास्थनीज नाम के एक राजदूत को भी चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज ने बाद में भारत यात्रा को लेकर के कोई किताब भी लिखी है। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार दिए। तो सोचो उस समय में 500 हाथी का उपहार देना, और सेल्यूकस इन 500 हाथी को लेकर के यहाँ से यूनान गया कैसे होगा और कितने दिनों में पहुँचा होगा। इंटरेस्टिंग बात है ना। चलो कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं। तो इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पश्चिम में मध्य एशिया से लेकर के पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में हिमालय पर्वत से दक्षिण में कृष्णा नदी तक फैल गया। कृष्णा कावेरी नदी सुनी होगी ना, वो साउथ में है, कर्नाटका के आसपास में है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने बाहुबल और अदम्य साहस से भारत में राजनीतिक एकता स्थापित की। राजनीतिक एकता का मतलब है कि एक ही राजा का राज्य पूरे देश में स्थापित हो गया। उसके पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। उत्तर में कोई और राजा होता था, दक्षिण में कोई और राजा होता था, बंगाल में किसी और का, ऐसे हुआ करता था। तो मन में सवाल उठते होंगे ना कि भाई चंद्रगुप्त के बचपन के बारे में भी थोड़ी सी बात जानी जाए। तो जैन लोगों की जनश्रुति के हिसाब से, है ना, उनकी लोक कथा या उनके किसी ग्रंथ वगैरह में जो चर्चा है, उसमें बताया जाता है कि चंद्रगुप्त एक ऐसे गांव के प्रधान की कन्या के पुत्र थे जहां मयूर पोषक निवास करते थे। मयूर पोषक मतलब मयूर को पालने वाले, मोर को पालने वाले। तो अब तुम लोगों के मन में ये बात आ रही होगी कि भाई चंद्रगुप्त के नाम में मौर्य शब्द क्यों जुड़ा हुआ है। इसी कारण से इनका वंश आगे चल करके मौर्य वंश कहलाया। तो मोर और मयूर पोषक, इसीलिए मौर्य वंश। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार नेपाल की तराई में पिप्पलीवन नाम की एक जगह थी। यहाँ पर क्षत्रिय जाति के लोग रहते थे। इन्हें मौर्य कहा जाता था, मौर्य। मैंने देखा है कि यूपी में, है ना, अपने उत्तर प्रदेश में काफ़ी सारे लोग होते हैं जो अपने नाम के साथ में मौर्य सरनेम का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ज़रा सा एक बार देख करके पता लगा करके बताऊंगा कि क्या इन लोगों का चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में कोई संबंध है। अगर कोई पक्की जानकारी मिली देन आई विल पोस्ट इट इन डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, है ना, आप वहाँ से देख पाओगे। तो चंद्रगुप्त के पिताजी इसी जाति के प्रधान थे जिनकी किसी शक्तिशाली राजा द्वारा हत्या कर दी गई थी। ओहो, सो सैड। तो चंद्रगुप्त के बचपन में ही उनके पिताजी का देहावसान हो गया था, क्योंकि किसी दूसरे राजा के साथ लड़ाई में उनकी हत्या हो गई थी। अब अपने पुत्र को सुरक्षित रखने के लिए इनकी माता ने क्या किया, वो अपने संबंधियों के साथ कहीं और चली गई। मेरा मतलब है छुप करके रहती होंगी, है ना। किसी को भी अपना घर छोड़ करके जाना पड़े, छुप करके रहना पड़े, तो सोचो कैसे दिक्कत की बात होगी। और राजवंश से गुप्त रखा, मतलब उस समय वहाँ पर जिस राजा का शासन था उनको ये बात नहीं मालूम थी कि यहाँ पर चंद्रगुप्त का पालन पोषण हो रहा है। आगे चल करके कौटिल्य, चाणक्य, तो लो आ गया ना चाणक्य का नाम। मैंने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी चाणक्य के बिना अधूरी है, और चाणक्य की कहानी चंद्रगुप्त मौर्य के बिना अधूरी है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों ने एक दूसरे की पर्सनालिटी को, उनकी लाइफ को कॉम्प्लीमेंट किया है ना। अगर चंद्रगुप्त के मन में जो दिशा निर्देश चाणक्य से दिया गया, जो शिक्षा चाणक्य से मिली, वो ना होती तो आज के दिन में हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी नहीं पढ़ रहे होते। और चाणक्य को भी अगर चंद्रगुप्त मौर्य के जैसा शिष्य न मिला होता तो चाणक्य आज चाणक्य नहीं कहे जाते। तो चाणक्य का एक दूसरा नाम कौटिल्य भी है। वो एक ब्राह्मण थे और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य
को शिक्षा दीक्षा में काफ़ी मदद की। चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य का शासन प्रबंध अत्यंत संगठित था, है ना, वो बड़ा ऑर्गेनाइज था उनका एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने जिस शासन प्रणाली को अपनाया वह भारत के भावी शासकों के लिए, जो राजा उनके बाद में बने, उन्होंने भी उस सिस्टम को फॉलो करने की कोशिश की, क्योंकि ये उनके लिए आइडियल बन गया। शासन व्यवस्था मुख्यतः 3 भागों में बंटी हुई थी। कैसे? एक तो था केंद्रीय शासन, दूसरा प्रांतीय शासन और स्थानीय शासन। इसका कुछ मॉडल आप चाहो तो अभी के समय में भी मैच कर सकते हो हमारे देश के करंट पॉलिटिकल सिस्टम में, जहाँ एक सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ करती है, एक स्टेट गवर्नमेंट हुआ करती है, और हम देखते हैं ना हर शहर में या गांव में ग्राम पंचायत, जिला पंचायत जैसी चीज़ भी तो होती है, मेयर होते हैं, मुखिया होते हैं। तो कहते हैं कि इस तरह की व्यवस्था चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी। शासन की सर्वोच्च शक्ति सम्राट के, राजा के हाथ में होती थी, लेकिन प्रजा का भी अधिक से अधिक कल्याण करने के उद्देश्य से मंत्रियों, परामर्शदाताओं, काउंसिलर्स, है ना, एडवाइजर्स और अन्य पदाधिकारियों की व्यवस्था थी। शासन विभिन्न विभागों द्वारा चलाया जाता था। देयर वर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू हेल्प द एडमिनिस्ट्रेटर्स। प्रत्येक विभाग के प्रमुख को अमात्य कहा जाता था। HOD ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को क्या कहते थे? अमात्य। जैसे आजकल अपने यहाँ क्या कहते हैं कि भाई फाइनेंस मिनिस्ट्री के हेड को फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री के हेड को डिफेंस मिनिस्टर बोलते हैं। सो यू कैन रिलेट द थिंग्स, है ना, पीछे की बातों को हम लोग आज के समय के साथ में भी रिलेट करके समझ सकते हैं। आंतरिक शांति एवं व्यवस्था के लिए पुलिस का प्रबंध था। वेरी गुड। आज के समय में भी पुलिस होती है ना, देश के अंदर की प्रॉब्लम को देखने के लिए, सॉल्व करने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए। और देश के बाहर अगर कुछ करना हो तो देयर इज मिलिट्री, आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स। तो पुलिस के सिपाही को उस समय क्या कहते थे? रक्षिन कहा जाता था। रक्षिन, हाँ, रक्षिन शब्द कहीं न कहीं संस्कृत के रक्षा, हिंदी के रक्षा से मिलता जुलता। रक्षा करने वाले लोग, रक्षिन, पुलिस। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपनी प्रजा की उन्नति के प्रति सदैव प्रयत्नशील रहते थे। वो हमेशा कोशिश करते रहते थे कि हाउ टू मेक थिंग्स बेटर। प्रजा, नागरिक, सिटीजन्स, ओके। सो उन्होंने यातायात के साधनों की समुचित व्यवस्था की। यातायात के साधन का मतलब क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, तो उस समय ट्रेनें तो थी नहीं, हवाई जहाज तो नहीं थी। 2 चीज़ें कह सकते हैं हम लोग, एक तो सड़कें और दूसरी क्या कि अगर सड़कें हो गई तो फिर उसके बाद जहाँ पे भारत का शासन है, द्वीप वगैरह है, तो नाव वगैरह, जहाज वगैरह की व्यवस्था भी शायद करवाई होगी, अभी पढ़ते हैं। तो इन्होंने ना सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाए। छायादार वृक्ष कौन से होते हैं? जो बड़े से होते हैं, हाँ, जैसे कि आम के पेड़, पीपल के पेड़, बरगद के पेड़। तो ये ऊंचे ऊंचे होते हैं और इनके आसपास में बड़ी अच्छी छाया होती है। गर्मी के दिनों में आप बैठ करके छांव में आराम कर सकते हो। यू विल फील द डिक्लाइन इन द टेम्परेचर। सड़कों पर जो टेम्परेचर होगा उससे 5 डिग्री 7 डिग्री तक कम मिलेगा टेम्परेचर इन बड़े बड़े छायादार पेड़ों के नीचे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने छायादार वृक्ष लगवाए थे सड़कों के किनारे, ताकि मुसाफिर, ट्रैवलर्स वहाँ पर रेस्ट कर सकें, है ना, उन्हें ज़्यादा गर्मी ना लगे। कुओं और धर्मशाला की व्यवस्थाएं करवाई। कुएं उस समय तो पानी पीने के लिए वही होते थे ना, आजकल के जैसे हैंडपम्प नहीं होते थे, और ना ही ये नलके वाला सिस्टम होता था। धर्मशाला, है ना, रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस का सिस्टम कह लो। आप लोगों ने शायद देखा हो, कभी कभी आजकल भी कई सारे तीर्थ स्थानों पर धर्मशालाएं मिलती हैं, जहां पर सारी ज़रूरी फैसिलिटीज़ ठहरने की, खाने की मिलती हैं, लेकिन उसका चार्ज बड़ा कम सा होता है। सिंचाई हेतु अनेक तालाब और कुएं खुदवाए। उस समय उनके साम्राज्य की सुदर्शन झील बहुत प्रसिद्ध थी। अब ये सुदर्शन झील कहाँ है, इसके बारे में भी मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। रोगियों की चिकित्सा के लिए अनेक औषधालय, औषधालय मीन्स मेडिसिन स्टोर्स, है ना। रोगी कौन से लोग? बीमार लोग। तो भोजन सामग्री की शुद्धता की जांच हेतु निरीक्षक भी थे। सोचो कितनी बढ़िया व्यवस्था थी कि जो खाना बनाया जाता था जिससे बहुत सारे लोगों को खिलाया जाता होगा, सपोज करो हॉस्पिटल्स में, मंदिर में, धर्मशाला में, या राजा के दरबार में, या कहीं कोई बड़ा सा भोज आयोजन हो रहा हो, तो फूड इंस्पेक्टर
वो भी उस समय हुआ करते थे। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार हेतु उसने शिक्षालयों की स्थापना की। शिक्षालय, स्कूल्स, कॉलेजेस वर देयर। शिक्षा व्यवस्था का दायित्व सीधे सीधे प्रधानमंत्री का था, जो राजा के अंडर में हुआ करता था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र का बड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किया है, डिस्क्रिप्शन दिया है। मैंने कहा था ना कि ये जो यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज, उन्होंने यहाँ से लौट करके एक किताब भी लिखी थी कि भारत में उस समय राजकाज की व्यवस्था, राजा कैसे काम करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा हुआ करता था। तो उनकी किताब का नाम क्या है? इंडिका। तो ये आपके लिए जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो सकता है, ओलंपियाड का क्वेश्चन भी हो सकता है। एंड नॉट ओनली दिस, है ना, भविष्य में जब आप कभी बैंकिंग, रेलवे की तैयारी करोगे, इवन बीपीएससी, यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिका किताब किसने लिखी थी और इसमें किस राजा के कार्यशैली का वर्णन किया गया है। तो इस काल में भारत का बहुमुखी विकास हुआ, मल्टी डायमेंशनल, चारों तरफ, है ना, खेती में भी, राजकाज में भी, सुरक्षा व्यवस्था में भी, जनता के लिए भी, मंदिरों का भी, कला का भी, संगीत का भी। तो कृषि, व्यापार एवं ललित कला आदि के सम्यक विकास हेतु शासन द्वारा अनेक सुविधाएं दी जाती थी। तो हम लोगों ने पढ़ा ना कि राजा की तरफ से अलग अलग मंत्रालय बनाए गए थे और उनकी तरफ से हर मंत्रालय में एक हेड हुआ करता था, अमात्य। और इसके साथ साथ में जनता के लिए उन्होंने सड़कों, अस्पतालों, स्कूलों की भी व्यवस्था की थी। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि वो एग्रीकल्चर, ट्रेडिंग और आर्ट के लिए भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ देते थे। अच्छा, तो उस समय प्रजा की नैतिकता उच्च कोटि की थी। उच्च कोटि मीन्स हाई क्लास। नैतिकता का मतलब है मोरल एबिलिटीज़। मोरल एबिलिटीज़ होने का मतलब जनता के मन में ये बात होती थी कि मुझे कैसे अपने राज्य, देश, राजा का समर्थन करना चाहिए, सच्चाई पर रहना चाहिए, ईमानदारी से रहना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। दीज आर द मोरल वैल्यूज़। तो उस काल की शासन व्यवस्था वस्तुतः एक आदर्श, इट वॉज एन आइडियल सिस्टम, ऐसी व्यवस्था थी। लगभग 24 वर्ष राज्य का सफल संचालन करने के बाद सम्राट चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र बिंदुसार को शासन का कार्यभार सौंप दिया, है ना। आप लोगों ने अशोक के बारे में सुना होगा ना, सम्राट अशोक, तो वो मौर्य वंश के ही तो थे। चंद्रगुप्त के बेटे का नाम बिंदुसार और बिंदुसार के बाद नाम आता है सम्राट अशोक का। तो चंद्रगुप्त ने अपने लाइफ के बुढ़ापे वाले समय में, कह लो, ऐसा भी किया कि जब वो बूढ़े हो गए तो उन्होंने अपने बेटे को राजा बना दिया, सारा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उसे दे दिया और उसके बाद में वो एक सन्यासी, एक साधक, है ना, एक हर्मिट के रोल में आ गए और वहाँ से वो किसी जंगल या पर्वत पर चले गए होंगे। क्या लिखा है कि स्वयं कुछ वर्ष साधक के रूप में जीवन व्यतीत करने हेतु जैन मुनि भद्रबाहु के साथ चंद्रगिरी पर्वत पर रहे और यहीं पर 298 ईसा पूर्व में उनका निधन हो गया। ईसा मसीह के जन्म के 298 ईसा पूर्व में। तो बच्चों, यहाँ पर एक और भी बात हम लोग जानते हैं, सीखते हैं कि मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त का लगाव जैन धर्म के साथ में था, है ना। और वो बड़े ही मतलब जनता के लिए, नागरिकों के लिए कल्याण की बात सोचते थे। तभी तो आगे चल कर के उन्होंने बहुत सारी सुविधाओं की व्यवस्था की और बाद में जब लगा कि चलो मेरा रोल प्ले हो गया, नाउ आई शुड रिटायर, तो उन्होंने अपने बेटे को राजा बना दिया और जीवन के मर्म को समझने के लिए अपने धार्मिक गुरु जैन मुनि भद्रबाहु के साथ तपस्या करने के लिए चले गए, चंद्रगिरी पर्वत पर रहने लगे। तो ये बड़ा वंडरफुल लाइफ है, उनका आइडियल लाइफ है। वानप्रस्थ के लिए चले गए, है ना। और हम लोगों ने ये भी सुना है, जानते ही हैं कि आगे चल कर के किस तरीके से सम्राट अशोक ने उड़ीसा की लड़ाई, कलिंग की लड़ाई के बाद में उनका आकर्षण बौद्ध धर्म के साथ हो गया था। तो अच्छे लोग थे ये मौर्य वंश के राजा लोग। तो बच्चों, इसके साथ में ही ये छोटी सी कहानी, छोटी सी जीवनी खत्म होती है जो हम लोगों ने पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। जल्दी ही मैं एक लेक्चर लेकर के आऊँगा जिसमें मैं चाणक्य के बारे में, चाणक्य की कहानी आप सबको सुनाऊँगा।
तो ये सारे लेक्चर्स जो हैं, ये जो कहानियाँ हैं या राजा के बारे में बात हैं, साइंटिस्ट के बारे में है, फ्रीडम फाइटर्स की बायोग्राफी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये आप सब लोगों को इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, सीखने के लिए है। और दूसरी बात, जिन दिनों में अभी मेरे ख्याल से लगभग एक फोर्टनाइट 15 दिन बचे हैं जब आपके नए क्लास की किताबें आपको मिलेंगी, तो तब तक के लिए आप ये कहानियाँ सुनिए, ये जीवनी पढ़िए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए। हैप्पी लर्निंग विद न्यू एज कोचिंग।